हेलो दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंकन विजुअल आर्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कला के बारे में। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व कमेंट करना न भूलें, और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए समय को विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं। कला एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। दोस्तों, कला संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति जो है कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कट धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। सबसे पहले कला का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। किसमें हुआ दोस्तों? ऋग्वेद में। सबसे पहले कला का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अंग्रेजी में आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 13वीं शताब्दी में। ये आर्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द आर्स से लिया गया है। ARS आर्स से लिया गया है, जो मनुष्य के जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। चाहे वो नृत्य करना हो, गीत गाना हो, क्रिकेट खेलना हो, कोई भी कला, कोई भी कार्य जो हमारे जीवन में आनंद प्रदान करे, कला कहलाती है। कला एवं शिल्प दोनों शब्दों का प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। आगे हम बात करेंगे कला के प्रकार। तो दोस्तों, कला मुख्यतः दो प्रकार की होती है, परंतु अलग अलग विद्वानों ने कला का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया है, कला को समझा है। जैसे भरत मुनि, पाणिनि, हिगेल, अरस्तु, इन सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कला को डिफाइन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भरत मुनि की। भरत मुनि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्यशास्त्र लिखा था। दोस्तों, भरत मुनि ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्यशास्त्र लिखा था। जो नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है जिसको भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का और उनके 8 भागों का वर्णन किया है। दोस्तों, भरत मुनि ने 8 रसों का और उनके 8 भागों का नाट्यशास्त्र में वर्णन किया है। भरत मुनि ने कला को 2 भागों में बांटा है। पहला मुख्य कला और दूसरा गौड़ कला। नेक्स्ट जो दार्शनिक हैं वो है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। पाणिनि ने कला को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। और वो 2 भाग हैं। पहला है कारू कला, जिसे उपयोगी कला भी कहते हैं। दूसरा है चारु कला। चारु कला को ललित कला भी कहते हैं। तो दोस्तों, पहला है कारू कला, जिसे उपयोगी कला कहते हैं। दूसरा है चारु कला, जिसे ललित कला के नाम से जानते हैं। कारू कला से उनका मतलब उपयोगी कला से था। दोस्तों, पाणिनि का कारू कला से मतलब उपयोगी कला से था और चारु कला का मतलब ललित कला से। दोस्तों, चारु कला का मतलब ललित कला से था। उपयोगी कला क्या होती है? तो उपयोगी कला जो कला हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आती है, जो कला हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आती है, इससे हमारा जीवन यापन चलता है, यानी जिस कला से हमें धन प्राप्त होता है, उपयोगी कला कहलाती है। जैसे कुम्हार का बर्तन बनाना है, सोनार का आभूषण बनाना है, ये उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। चारु कला यानी ललित कला, वो कला जिसमें हमें सौंदर्य की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, ललित कला कहलाती है। चारु कला यानी ललित कला, वो कला जिसमें हमें सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की अनुभूति हो, ललित कला के अंतर्गत आते हैं। ललित कला 5 प्रकार की होती है। दोस्तों,
ललित कला 5 प्रकार की होती है। पहला है स्थापत्य कला, दूसरा मूर्ति कला और तीसरा संगीत कला, चौथा चित्रकला और पांचवा है दोस्तों काव्य कला। तो स्थापत्य कला, स्थापत्य कला किसे कहते हैं? कला के अंतर्गत भवन निर्माण आता है। स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण आता है, जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया। ऐसे ही जितने भी भवन निर्माण हैं वो सभी स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। मूर्ति कला दूसरा है दोस्तों, ललित कला के अंतर्गत जो आता है दूसरा है मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंतर्गत मूर्तियाँ आती हैं। मूर्तियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे हाई रिलीफ और लो रिलीफ की। तो हाई रिलीफ मूर्तियाँ वो होती हैं जिनमें गहराई से तराशा जाता है या उकेरा जाता है, जिसमें अधिक उभार आता है। दोस्तों जिसमें अधिक उभार आता है वो हाई रिलीफ होती है। और लो रिलीफ वो मूर्तियाँ होती हैं जिन्हें हल्के से तराशा जाता है। लो रिलीफ वो मूर्तियाँ होती हैं जिन्हें हल्के से तराशा जाता है, जिनमें चपटापन सा रह जाता है, लो रिलीफ के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि सिक्का है, सिक्के में दोस्तों हल्का सा उभार होता है जो लो रिलीफ के अंतर्गत आता है। चौथा है दोस्तों चित्रकला। चित्रकला चित्र, रंग, रूप, आकार इन पे डिपेंड करती है। चित्रकला किन पे डिपेंड करती है? चित्र पे। चित्रकला किन पे डिपेंड करती है? चित्र, रंग, रूप, आकार पे डिपेंड करती है। और चौथा है संगीत कला। संगीत कला ध्वनि प्रधान होती है। दोस्तों संगीत कला ध्वनि प्रधान होती है। बिना ध्वनि के गीत गाना, बिना ध्वनि के गीत का कोई मतलब नहीं होता। तो संगीत कला ध्वनि प्रधान होती है तथा स्वर और नाद इसके प्रधान गुण होते हैं। दोस्तों स्वर और नाद इसके प्रधान गुण होते हैं। और पांचवा है काव्य कला। तो काव्य कला का अर्थ है, काव्य कला अर्थ प्रधान होती है। काव्य कला कैसी होती है? काव्य कला अर्थ प्रधान होती है तथा शब्द व अर्थ उसके प्रधान गुण होते हैं, तथा शब्द व अर्थ उसके प्रधान गुण होते हैं। तो ये हमारे ललित कला के 5 प्रकार थे। पहला स्थापत्य कला, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा संगीत कला, चौथा चित्रकला और पांचवा काव्य कला। अब अगले जो दार्शनिक हैं वो हैं हिगेल। हिगेल ने भी कला को 2 भागों में बांटा है, जैसे पहला है दृश्य कला और दूसरा है श्रव्य कला। तो हिगेल एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन दार्शनिक थे। दृश्य कला के अंदर उन्होंने चित्र, मूर्ति, स्थापत्य कला को रखा है, जिसको देखकर हमारी आंखें आनंद का आभास करती हैं, वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। जिसको देखकर हमारी आंखें आनंद का आभास करती हों वो दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य कला, श्रव्य कला के अंतर्गत वो रखी गई हैं। श्रव्य कला के अंतर्गत उन्हें रखा गया है जिसे सुनकर हमारे कानों को आनंद प्राप्त हो, जैसे संगीत है, काव्य है। दोस्तों दृश्य कला में स्थापत्य कला को हिगेल ने सबसे निम्न कोटि का माना है तथा श्रव्य कला में काव्य कला को सबसे उच्च कोटि का माना है। और दोस्तों अगले जो हमारे दार्शनिक हैं अरस्तु। अरस्तु ने भी कला को 2 भागों में बांटा है। पहला है ललित कला और दूसरा है उदार कला। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे दोस्तों? अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने कला को 2 भागों में बांटा है। पहला है ललित कला और दूसरा है उदार कला। आगे हम बात करते हैं क्षेमेंद्र की। क्षेमेंद्र एक कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कला विलास ग्रंथ लिखा है
कला विलास में इन्होंने 64 जन उपयोगी, 32 पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी, 64 वेश्याओं की, 64 सुनारों की और 10 चिकित्सकों की और 16 कायस्थों की और 100 सार कलाओं का वर्णन किया है। दोस्तों 100 सार कलाओं का उल्लेख किया है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे अभिनव गुप्त। दोस्तों क्षेमेंद्र के जो गुरु थे वो अभिनव गुप्त थे। अभिनव गुप्त अभिनव भारती ग्रंथ लिखा है। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती ग्रंथ लिखा है जिसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की व्याख्या की है। अभिनव गुप्त ने 9 रसों को बताया है। उन्होंने 9वां रस शांत रस को बताया है, जबकि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों को बताया है। कितने रसों को दोस्तों? 8 रसों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।